हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुंदर सिंह। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेक्शन सी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें एवोल्यूशन वाला पार्ट शामिल होता है। तो एवोल्यूशन वाले चैप्टर में दो थॉट्स हैं। थॉट्स मतलब विचार है एवोल्यूशन के बारे में, एक बात है, चर्चा है। तो पहली जो थ्योरी है वो लामार्क, जो पॉपुलर वैज्ञानिक, प्रसिद्ध वैज्ञानिक लामार्क के बारे में सामने आती है। तो इनका पूरा नाम जॉन बैप्टिस्ट डी लामार्क नामक वैज्ञानिक कहा जाता है, जिन्होंने उपार्जित वंशागति लक्षणों को प्रतिपादन किया। एक्वायर्ड जो लक्षण हैं उनको दिया। एक्वायर्ड माने होता है कि अपने जीवन में प्राप्त किए लक्षण, जिन लक्षणों को हम जन्म लेने के बाद देखते हैं या प्राप्त करते हैं, उनको हम उपार्जित लक्षण कहते हैं। तो इस थ्योरी का नाम भी एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कहा जाता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सन 1809 में लामार्क ने जैव विकास संबंधी अपने विचार अपनी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में प्रकाशित किए थे। पुस्तक थी प्रसिद्ध इनकी। उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत में कुछ बिंदु शामिल हैं। उन बिंदुओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। पहला बिंदु जो अपन कहते हैं कि जंतु और पौधे आकार में जीवों के आंतरिक बलों द्वारा अनवरत वृद्धि करते हैं। जंतु और पौधे हैं वो इंटरनल जो फोर्स है उनकी, उसके द्वारा वृद्धि करते हैं। वातावरण और आवश्यकताएं, दूसरा पॉइंट अपन की बात करें तो वातावरण में रहने के लिए जंतु जीवन को सहज बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार नए अंगों की उत्पत्ति व रूपांतरण कर लेता है। तो ये भी अपन सटीक जैसा लगता है कि भाई नए अंगों की उत्पत्ति और रूपांतरण वो कर लेता है। तीसरा पॉइंट है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। इसके अनुसार यदि किसी अंग का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है तो वो अंग अत्यधिक विकसित हो जाता है, और इसके विपरीत यदि किसी अंग का लंबे समय तक उपयोग नहीं किया जाए तो वह अपहिरासित या डिजनरेट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। इस सिद्धांत को उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत भी कहते हैं, यूज एंड डिसयूज। तो ये 3 पॉइंट इन्होंने रखे। तो इसके उदाहरण के रूप में अपन देखें कि यूज एंड डिसयूज के उदाहरण के रूप में अपन देखें तो जेब्रा जो होता है उसकी लंबी गर्दन होती है और वह अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है, अफ्रीका में मिलता है। और जिराफ की लंबी गर्दन और लंबी टांगें निरंतर अधिक उपयोग का परिणाम मानते हैं, क्योंकि जिराफ के पूर्वज जो थे उनकी लंबाई में समान से परंतु ग्रीवा छोटी थी। परंतु वातावरण में परिवर्तन के कारण घास की कमी होने लगी, तो इन्हीं वृक्षों से पत्तों को प्राप्त करने के लिए निरंतर खींचना पड़ा होगा, अर्थात इनका उपयोग अधिकतम हुआ होगा। परिणाम स्वरूप लंबी ग्रीवा और आगे के जो पैर हैं, आगे के जो पाद हैं वो लंबे हो गए और उनका जन्म हुआ। लोहार निरंतर हथौड़े का उपयोग करता है, हथौड़े का उपयोग करता रहता है और
इसलिए उनके हाथ की पेशियां विकसित और मजबूत हो जाती हैं। ये अपन प्रैक्टिकली देखते भी हैं। और तीसरा है जलीय पक्षियों के जालवत जो होते हैं, जो वेव होते हैं, पाँव के बीच में एक पतवार जैसी संरचना होती है जो उनको तैरने का काम करती है। तो जलीय जंतु के पूर्वज स्थलीय रहे होंगे और संघर्ष के परिणाम स्वरूप इसने थल से जल की ओर प्रवास किया और ज़रूरत के हिसाब से अपने पाँव की उंगलियों को खींचना पड़ा और अंततः इनके बीच वेव का निर्माण हो गया। पक्षियों में पर्चिंग क्रिया, पक्षी जो होते हैं वो आपने देखा होगा बच्चों कि डालियों को पकड़ करके कस के पकड़ लेते हैं और वो कभी गिरते नहीं हैं, जो कि इनके पंजों के निरंतर उपयोग का परिणाम है। ऐसे ही घोड़े के पांव का उदाहरण अपन लें तो मजबूत होते हैं ये, खुरचारी, तेज दौड़ने की क्षमता वाले आदि का विकास वातावरण की विशेष परिस्थितियों के बदल जाने के कारण हुआ, क्योंकि इनके पूर्वज अंगुलीधारी, छोटी टांगों वाले और कमज़ोर पांव वाले पाए जाते थे। क्योंकि ये दौड़ना ज़्यादा किया, परिस्थितियाँ बदल गई, तो हो सकता है अधिक उपयोग आने के कारण ये अधिक काम में आए और मजबूत हो गए। अप्रयुक्तता का उदाहरण, दूसरा उदाहरण दें कि डिसयूज़ का उदाहरण, जिनको उपयोग में नहीं आते हैं। लामार्क ने अवशेषी अंगों के माध्यम से अपने सिद्धांत की पुष्टि करने का निम्न प्रयास किया। जैसे बिल में रहने वाले जंतुओं की टांग का निरंतर उपयोग में नहीं होने के कारण वह लगभग विलुप्त हो गईं, जैसे सांप। जंगल में रहने वाले स्तनियों में कर्ण की गतिशील पेशियां पूर्ण विकसित होती हैं, परंतु मनुष्य की पेशियों का उपयोग कम होने के कारण वह अवशेषी रह गईं। तो ये भी एक उसका उदाहरण माना जा सकता है। गुफा में रहने वाले जो जंतु हैं वो अपहिरासित नेत्र पाए जाते हैं और इसका मुख्य कारण गुफाओं में लाइट या प्रकाश का नहीं होना माना जाता है, तो इसका उपयोग नहीं है। अगला उदाहरण कह सकते हैं कि उड़न जो विहीन पक्षी हैं, जो नहीं उड़ते हैं, जैसे कीवी है, अपरासित पंख पाए जाते हैं, क्योंकि इनके पूर्वजों में पहले कभी उड़ने की क्षमता पाई जाती थी, परंतु न्यूजीलैंड में आने पर वे वहाँ खतरा न होने पर वे पंख का यूज कम हुआ, पर्याप्त खाद हुई थी वहाँ पे और पंख एक बार अपविरासित हो गए। मानव में पाए जाने वाले सभी जो अपहिरासित अंग हैं, जो रिड्यूस हो गए हैं, इसकी उपयोगिता के रूप में पाए जाते हैं। तो ये सब उदाहरण इसको पुष्ट करते हैं कि यूज एंड डिस्यूट का सिद्धांत था। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति कैसे होती है? जब एक जीव द्वारा अपने जीवन काल में वातावरणीय परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न लक्षणों को अर्जित लक्षण कहते हैं। यानी वातावरण में जो परिवर्तन होते हैं और उसके अनुसार हम अपने लक्षणों को चेंज कर लेते हैं, बदल जाते हैं लक्षण, तो इसको अपन एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, अर्जित लक्षण कहते हैं। लैमार्कवाद की आलोचना हुई। आलोचना में क्या हुआ कि आलोचना भी ज़रूरी है, तभी बात पुष्ट निकल के आती है कि आलोचना ज़रूरी है। तो इसी आलोचना के तहत ये कुछ बिंदु हैं जिसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें पहला बिंदु है कि हिंदू महिलाओं में अनेक वर्षों से नाक और कान छिदवाने की संस्कृति है और एक अर्जित लक्षण है, परंतु अनेक वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी संतान में छिदे हुए कान वाली संतान उत्पन्न नहीं हुई, अर्थात वंशागत नहीं हुई। दूसरा उदाहरण, मुस्लिम समाज में सुन्नत कई वर्षों से किया जाता है, लेकिन कहीं भी इसकी वंशानुगति का कोई भी उदाहरण नहीं है। तीसरा उदाहरण कह सकते हैं कि एक खिलाड़ी अथवा पहलवान में शारीरिक
व्यायाम से पेशियां विकसित हो जाती हैं, लेकिन एक अर्जित लक्षण होने के कारण वे वंशानुगत नहीं होती, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ट्रांसफ़र नहीं होती। नेक्स्ट उदाहरण है कि चीन की महिलाओं में सुंदरता और छोटे पाँव का होना अच्छा माना जाता है, इसलिए जन्म लेने वाली पुत्रियों को लोहे के जूते पहनवाते हैं ताकि पाँव का साइज और न बढ़ सके, परंतु यह एक अर्जित लक्षण के कारण वंशानुगत नहीं हो पाया। नेक्स्ट उदाहरण है कि निरंतर पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति की नज़र जल्दी कमज़ोर हो जाती है, तो लामार्क के अनुसार नेत्र अधिक विकसित होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई ज़्यादा यूज जाएंगे तो ज़्यादा विकसित होंगे, परंतु ऐसा नहीं होता। बीजमैन ने इस नियम की धज्जियां उड़ा दी और बहुत ही तीव्र खंडन किया। उसने चूहों की पूंछ लगातार 20 पीढ़ियों तक अपने प्रयोगों की पुष्टि करने के कारण काट दी, परंतु एक भी पीढ़ी में पूंछ की लंबाई में 1 इंच का भी फर्क नहीं पड़ा। यह प्रयोग ताबूत में कील ठोकने जैसा साबित हुआ। यानी बीजमैन ने अपने जनन द्रव्य की निरंतरता के सिद्धांत के खिलाफ बताया, क्योंकि युग्मक बनाने वाली सेल जनन सेल होती है जिसमें जनन द्रव्य होता है, वह दूसरे कायिक सेल में कायिक द्रव्य होता है। अतः केवल जनन द्रव्य वाली सेल दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ना कि कायिक वाली सेल। तो इसने जेनेटिक्स का उपयोग करते हुए सिद्धांत को खंडन किया। अतः ये सिद्धांत पूर्णतः लागू नहीं हो सका और एक नए सिद्धांत का जन्म हुआ जिसको नव लामार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं, जिसका अध्ययन अगले स्पीच में करेंगे। थैंक यू।